हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस पेपर 1 2025 का। ठीक है, और मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं और कोचिंग के कुछ जो आंसर की वो निकालते हैं, तो उनमें भी मैंने पाया कि बहुत सारे क्वेश्चन में उन्होंने भी गलती कर रखी है अपने आंसर की में। तो जब हम डिस्कस कर लेंगे तो लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो हमारी प्रेडिक्शन है वो कितनी ऑलमोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जो यूपीएससी के फाइनल जो कट ऑफ होगी वो कितनी होनी चाहिए एज पर द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, देखो ये मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर लिया हूँ ये सेट बी है। ठीक है, तो आप सेट बी हो, जिसका भी सेट बी हो वो तो ठीक है, बट आपका क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम आप मिला लीजिएगा जो भी आपका सेट हो। ठीक है, ए बी सी डी में किसी का भी। तो पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। देखो यहाँ पर कीवर्ड है पावर ट्रेन व्हीकल्स। ठीक है, तो देखो ये जो मार्क कर रखे हैं ना, इनके रेफरेंस से मैंने नहीं लिया, अपनी तरफ से बताऊँगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होना चाहिए। ठीक है, और मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि काफ़ी लेंदी पेपर है। ईच एंड एवरी ऑप्शन में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडियम लेवल का था या इजी लेवल का। इजी, मीडियम एज वेल एज जो टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मीडियम लेवल के ज़्यादा जाऊँगा एज़ कम्पेयर टू ईजी। ठीक है, और जो टफ क्वेश्चन है वो हार्डली आपको 25 to 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने पावर ट्रेन व्हीकल्स जो अल्टरनेटिव हैं किस में होता है। ठीक है, तो फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। तो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर पावर ट्रेन व्हीकल्स, ठीक है, कि कौन कौन से पावर व्हीकल को दे सकते, पावर ट्रेन व्हीकल्स का अल्टरनेटिव क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तीनों मिले जुले हैं एक दूसरे से। ठीक है, कि फ्यूल जो बैटरी है हाइड्रोजन से बनी हुई होती है और फ्यूल सेल से, तो तीन हो जाएंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अनमाइंड एरियल व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखते हैं कौन सा होना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ अनमाइंड एरियल व्हीकल्स कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। देखो यहाँ पर ऑल लिखा है, तो क्या यह ऑल हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑल क्या, जो भी कहीं भी अगर बन रहे होंगे अनमाइंड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन होते हैं, तो ये क्या सभी चल सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई तो ऐसा एक दो रहे होंगे जो नहीं चलते हैं, जो नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑल टाइप्स ऑफ अनमाइंड एरियल व्हीकल्स कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी कुछ ना कुछ तो होंगे ना ऐसा। ऑल टाइप्स ऑफ अनमाइंड एरियल व्हीकल्स कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। तो क्या कह रहा है कि सभी टाइप्स के अनमाइंड एरियल व्हीकल्स वो बैटरी यूज़ करते हैं, केवल और केवल किसकी, जो पावर सप्लाई का सोर्स होता है, मतलब पावर सप्लाई का सोर्स होता है बैटरी, उनको यूज करते हैं सभी ड्रोन्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, यहाँ तीनों ही गलत हो जाएंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी होना चाहिए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स। तो कितने बैटरी कैथोड्स हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, कौन से, मतलब कौन से एलिमेंट्स को ये पूछ रहा है। तो कौन से हो सकते हैं, ये है कोबाल्ट की, ठीक है, निकल की और लिथियम की। यहाँ ग्रेफाइट नहीं होगा, ग्रेफाइट यहाँ पर नहीं यूज करेगा, ग्रेफाइट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, आप मिलाते चलिएगा अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम करेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक कौन कंटेन करता है, सिगरेट बट। आपने देखा होगा बहुत, मतलब फ्रिक्वेंटली देखते होंगे कि लोग जब स्मोकिंग करते हैं तो आपको प्लास्टिक भी दिख जाती होगी, है ना। और आई ग्लास लेंसेज, ये तो होता ही है। और कार टायर्स, तो कार टायर्स में भी प्लास्टिक पाई जाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस
कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जा सकती है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। तो किस किस के प्रोडक्शन में ये कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? तो किस में यूज़ की जाती होगी? एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया। क्या यूरिया में यूज़ की जाती है? तो यहाँ पर ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यूरिया में नहीं की जाती। ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2, मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेज जनरली known as Cl20, HMX and LLM105 which are sometimes talked about in media। तो ये कह रहा है कि क्या है, ये किससे रिलेटेड है? These are alternatives to hydrofluorocarbon refrigerants। These are explosives in military weapons। These are high energy fuels for cruise missiles। These are fuels for rocket propulsion। तो सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ पर एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है। ये तीनों टर्म किससे रिलेटेड हैं? एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मैजोराना 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैजोराना जो चिप है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को इनेबल करेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैजोराना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई, देखो यहाँ पर क्लू दे गया कि आपको अगर याद है तो आप कर लेंगे, ठीक है, आसानी से। तो मैजोराना जो चिप है, चिप 1 है, मैजोराना 1 चिप है, तो उसे अमेजॉन नहीं बनाया, ये कौन बना था? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ना कि इसका है। तो अगर इसका ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो सेकेंड ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, तीसरे नंबर की ये हमारा हो जाएगा। लेकिन तीसरे नंबर क्या करेंगे? पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statements। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में दिया है, तो क्या हो सकता है? दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, बिल्कुल करेक्ट है, मैन मेड प्रोटीन है, क्योंकि मोनोक्लोनल को ओनली सिंथेटिक तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो कह रहा है वे स्टिमुलेट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को, मतलब इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी, क्योंकि उनके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक एंटीजेंस को, ठीक है। स्पेसिफिक जो एंटीजेंस होते हैं वो अपने एंटीबॉडीज़ में बाइंड करते हैं, उन्हें क्या हो जाता है? उनके थ्रू उसे जो एंटीजन होते हैं, हार्मफुल एंटीजन होते हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। जैसे कैंसर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल में एंटीजन होते हैं, तो एंटीबॉडीज द्वारा वो बाहर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, निपा वायरस जैसे यहाँ पर वायरस है, ये जो डिसीज़ है, ठीक है, निपा वायरस के कंटेक्स्ट में इसे यूज़ किया जा सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 9th देखते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंट्स दे रखा है ऑलरेडी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। तो ये एक वाइड स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगा? कोई ऐसा वायरस नहीं है जो सर्वाइव ओशियन वाटर में नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी वाइड स्टेटमेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इन्होंने कितनी गलत कर रखा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। चलो सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पर करेक्ट पूछ रखा है ना, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर, एक्टिवेटेड। देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रिमीडिएट कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो कह रहा है जो एक्टिवेटेड कार्बन होते हैं वो एक गुड और अट्रैक्टिव टूल होते हैं रिमूव करने के लिए, क्या? पॉल्यूटेंट्स को, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कार्बन जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स को नॉर्मली रिमूव करने के लिए एक अट्रैक्टिव टूल होते हैं।
फ्रॉम एफ्लुएंट स्टीम, जो भी स्टीम होती है जो कंटामिनेट वाटर होते हैं, स्टीम होती है, वहाँ पर पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने में वर्क करती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है एक्टिवेटेड कार्बन बिकॉज एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स अ लार्ज सरफेस एरिया एंड अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। देखो एक्टिवेटेड कार्बन में जब यहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया होगा उसका, तो उसे बाइंड करने में जो पोल्यूटेंट्स होंगे उन्हें बाइंड करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, अट्रैक्ट करने में ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके कंट्रास्ट में देखें तो लो सरफेस एरिया होगा तो उसे अट्रैक्ट करने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। तो ध्यान से देखो, ईजिली सिंथेसाइज्ड मतलब इसे बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, बायोडिग्रेड कर सकते हैं ईजी तरीके से। तो जो भी सिंथेटिक मटेरियल होंगे, अगर एक्टिवेटेड कार्बन्स को बनाया जाएगा तो उनको सबसे पहले प्रिकॉशंस देखा जाएगा कि इनको जो है क्या ईजी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसको कर रहा है, पहला स्टेटमेंट को। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और जो दो स्टेटमेंट हैं, पहला और जो दूसरा और तीसरा, वो स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टडीज़ इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5%। ठीक है, तो कह रहा है कि जो स्टडीज़ ये इंडिकेट करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5%, तो ऑलमोस्ट हो सकता है ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस। तो मोर देन 5% ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे निकलता है। ठीक है, तो मोर देन 5% में भी हो सकता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? तो देखते हैं, सिलिका बियरिंग क्ले इज़ मिक्सड विद लाइम स्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ठीक है, तो सिलिका बियरिंग क्ले इज़ मिक्सड विद लाइम स्टोन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, जब सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, सिलिका बियरिंग क्ले को मिक्स करते हैं लाइम स्टोन के साथ। इससे क्या होगा, जितना भी पोल्यूशन होगा, एमिशन होगा, वो क्या हो जाएगा, डाउनग्रेड नहीं होगा, वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, लाइम स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो कह रहा है लाइम स्टोन जो होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लाइम में ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन। अब क्लिंकर प्रोडक्शन क्या होते हैं, जब यहाँ पर लाइम को ग्राइंड करते हैं, उसके बाद जो है वो सीमेंट को बनाने के लिए इसका प्रोडक्शन करते हैं। आपका इतना बड़ा प्रोसेस मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, जब हम इसको देखेंगे तब फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल में। ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 12th नंबर देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला है, एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया रिफ्रेंड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। देखो कि COP28 के दौरान इंडिया ने क्या कर दिया था, इंडिया ने इसे साइन करने से मना कर दिया था, क्लाइमेट एंड हेल्थ को। तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब क्लाइमेट और हेल्थ के कंटेक्स्ट में देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, हेल्थ की कार्बन को न्यूट्रलाइज करना है और हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अब बिना इंडिया में क्या है, इंडिया डिपेंडेंसी है किसमें, एनर्जी में। एनर्जी किससे होती है, कोल या फिर रिन्यूएबल ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसे क्लाइमेट को साइन करने में, क्लाइमेट एंड हेल्थ को जो डिक्लेरेशन हुआ था उसको साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड है, COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डीकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, इफ़ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, तो मे बी क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। देखो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट को ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर ये यहाँ पर कह रहा है राइटिफाई कर लेता है तो ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन हो जाएगा कंट्री पर कि वो साइन करें, अपने जो क्लाइमेट एंड हेल्थ है उसे डीकार्बोनाइज कर सके। ठीक है, तो इन्होंने ए लगाया, लेकिन ए गलत हो जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 13 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहली है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस।
क्या कह रहा है कि साइंटिफिक जो स्टडीज़ हैं वो सजेस्ट करती हैं कि अर्थ का जो रोटेशन है और एक्सिस है उसे शिफ्ट करने में, ठीक है। तो ये स्टडीज जो है वो करेक्ट थी, ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ पर जो 12th वाला क्वेश्चन है ना, ये जो है ये वाला रॉन्ग है। इफ़ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बोनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कंप्रोमाइज्ड, ये तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी नहीं है, रेटिफाई करेंगे इसे तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो अच्छा यहाँ पर ऑप्शन भी मैंने सी लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को। 13 है हमारा, तो ये देखो मैंने पढ़ दिया, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लेन कौन कर रहा है, एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ओनली ये वाला, मतलब ये आइस पोलर, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि जब एक्सिस रोटेट करती है, मतलब रोटेशन होता है, और अर्थ का जो एक्सिस है उसके प्लेस में क्या करते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ ये सजेस्ट करते हैं कि शिफ्ट होता है किसके कारण, अर्थ के रोटेशन और एक्सिस के कारण, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बम्बार्डेड द अर्थ्स आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर विथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो ये करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं। हमारे 13 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 की तरफ, ठीक है। तो कह रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आर्टिकल 6 आपने फ्रिक्वेंटली पढ़ा होगा। आर्टिकल 6 किसके बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। तो कह रहा पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रिक्वेंटली डिस्कस किया गया है इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल बिकॉज यहाँ पर कह रहा है बिकॉज आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड्स टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज टू रीच देयर टारगेट्स, ठीक है। तो यहाँ नॉन मार्केट स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ऑप्शन ए को, स्टेटमेंट फर्स्ट को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट 15 की तरह मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सोल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। देखो यहाँ पर जब कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ना, तो मतलब 99% जो ऑप्शन होगा वो एडीबी होगा, क्योंकि एडीबी कहाँ पर लोकेटेड है, वो फिलीपींस मनीला में है। और ये सब फाइनेंशियल पोजीशन जो देखता है, ठीक है, वो देखता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो क्योंकि ये एशिया पैसिफिक रीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 देखते हैं। विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के तौर पर यूज किया जा सकता है। इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, बिल्कुल ये भी मतलब बिल्कुल स्मॉल जो वो है, आप बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो समझ सकते हैं। इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स, मतलब कैन कह रहा है इट कैन बी ए सोर्स हो सकता है कार्बन का फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेसिस लो कार्बन फ्यूल, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने थर्ड लगा रखा, बट इसका ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 देखते हैं। रिगार्डिंग पिकॉक तरंतुला गूटी तरंतुला, देखो ये तरंतुला क्या है, एक ऑमनीवोरस क्रस्टेशियंस है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये ऑमनीवोरस नहीं है, ठीक है, ऑमनीवोरस नहीं है, बल्कि ये क्या है, हर्बेसियस प्लांट, ठीक है। इट्स नेचुरल हैबिटाट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल मतलब नेचुरल हैबिटाट है, और ये आर्बोरियल स्पीसीज़ है। आर्बोरियल का मतलब क्या हो जाता है, जो पेड़ों में रहता है, ठीक है, पेड़ों में रहता है, ओके। तो ये यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
सेकेंड करेक्ट हो जाएगा और थर्ड भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया आर लेस देन 0.5। देखो लेस देन 0.5 कर रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मोर देन 0.5 कहता तो करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ऑप्शन में कौन कौन से रॉन्ग हो जाएंगे, पहला और ये वाला। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। अच्छा, सेकेंड वाला, इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक। ओवरऑल अगर ग्लोबली बात करें तो इंडिया थर्ड रैंक पर है। ठीक है, चाइना, US और उसके बाद इंडिया है। बट ये कह रहा है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन जो हमारा एशिया पैसिफिक वाला रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशिया या फिर उसके आसपास के क्षेत्र में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन मतलब चाइना के बाद इंडिया का नंबर सेकेंड है इन द एशिया पैसिफिक रीजन में। थर्ड है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो पहला वाला रिमूव कर दिए तो हमारा सेकेंड वाला करेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, हमें थर्ड वाले की पढ़ने की ज़रूरत है टाइम को डिमिनिश करने के लिए। तो कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशंस। तो क्या हो जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशंस, ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे प्रोडक्शन होता है, जैसे हाइड्रो पावर, ठीक है, कोल, इन चीज़ों से प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने गलत कर रखा है, इन्होंने ये लगा रखा, बट यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, इजी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 19 में कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो प्लांट है और डिस्क्रिप्शन। देखो इसके बारे में देख रखा है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है। कसावा क्या है, एक वुडी श्रब है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वुडी श्रब है, याद रखिएगा आगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जिंजर क्या है, हर्ब विद स्यूडो स्टेम। तो स्यूडो हर्ब मतलब एक तरीके से हर्ब है। ठीक है, तो जिंजर एक तरीके से हर्ब है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। मालाबार स्पिनच, हर्बेसियस क्लाइंबर, ये मालाबार, जैसे मान लो मालाबार में पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा मतलब एपीफाइट्स जो पेड़ होते हैं। ठीक है, तो मालाबार रीजन में ज़्यादातर एपीफाइट्स होते हैं। तो ये भी हर्बेसियस क्लाइंबर मतलब पेड़ों में जो चढ़े, मतलब पेड़ों में, ये पेड़ों पर डिपेंड करता है, ऊंचे ऊंचे कैनोपी पर। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मिंट क्या एनुअल श्रब है, नहीं, ये जो है सीजनल श्रब है, ना कि एनुअल श्रब है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। और पपाया की बात करें तो वुडी श्रब, वुडी क्या, वुडी होता है, अपने पपाया में कभी देखा है, वुड होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है। विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो पहला क्या है, प्लैनेट अर्थ के बारे में है। तो रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाई ओशियन। तो क्या ये करेक्ट हो सकता है, ओशियन से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल मतलब होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, तो लेस होगा। मतलब रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो लेस प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को कम्पेयर टू ओशियन। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन में, देखो पहला और थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। क्या करेक्ट है, तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और बैक्टीरिया, ये मोर देन 50% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये है। देखो थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन दैन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये जो वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर है, क्या जो मतलब ओशियन में जो सरफेस वाटर है होता है, ये ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी करता है। यहाँ पर तो ज़्यादातर क्या पाया जाएगा CO2, ना कि O2। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा B। ठीक है, ओनली 2 ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 21। कह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ही possessed ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। तो क्या जो ईस्ट में फिलोसफिकल सिस्टम है उनको रिस्पेक्ट और मतलब लव करते थे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने मतलब जो फिलोसफिकल वेद वेदांत थे, उन्होंने मतलब जो ईस्ट के वेद वेदांत थे, तो उन्होंने इंडियन फिलोसफी को बहुत ज़्यादा लव किया। ठीक है, बहुत पढ़ाई की उन्होंने, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन।
बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। देखो क्या होना चाहिए, बायकॉट ऑफ लॉ कोर्स एंड फॉरेन क्लॉथ, बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, क्या ये होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट ये भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होना चाहिए, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, तो क्या ये होना चाहिए, ये नॉन कॉपरेशन के समय नहीं वो किया गया था। इन्होंने कहा, ये मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि टाइटल्स और ऑनर्स हैं वो रिटेंशन कर दें विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ठीक है। तो ऐसा हो सकता था कि टाइटल्स को बिना पब्लिक मतलब पब्लिक विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, पब्लिक में यूज ना करने के बावजूद भी उनको रिटेंशन कर दें, तो ऐसा हो सकता था नहीं, उन्होंने कहा रिटर्न कर दो गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटिंग डिस्प्यूट्स, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो 3 ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 23। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वॉज अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर बाय अ पुली, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes, a larger earthen pot driven by bullocks, a large water bucket pulled by rope directly by hand। तो देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना जरूरी है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। ठीक है। तो नॉर्मल ये क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड assumed the titles Mahavilasa, विचित्रचित्ता एंड गुणाभर। ठीक है। तो कौन सा है, विचित्रचित्ता चित्रकारा पुली, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट को यहाँ पर ये दिखाता है। ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फाहियन और फाक्सियन द चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन के दौरान ये मतलब जो चाइनीज़ फाहियन आया था वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। ठीक है। तो ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजया, श्रीविजया किंगडम में सक्सेसफुल कैंपेन जो है वो कौन, मतलब और श्रीविजया किंगडम कहाँ पर है, मलेशिया में, माले पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, तो इनको एक्सपेडिशन किया था कि कौन किया था, राजेंद्र फर्स्ट, चोल जो किंग था। ठीक है। तो इन्होंने इन्वाइट किया था। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC, कंसिडर द फॉलोइंग, इसके बारे में है तो क्या है, महाजनपदास। तो महाजनपदास के बारे में, तो अस्मक, यहाँ पर रिवर कौन सी फ्लो होती है, अस्मका कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है साउथ में कर्नाटका रीजन, आपको याद है कर्नाटका रीजन में पड़ता है अस्मका। तो गोदावरी रिवर इसमें फ्लो हो रही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंबोज विपास, तो विपासा किसे बोलते हैं, वितस्ता विपासा है ना, तो ये व्यास रिवर कह रहा है, व्यास रिवर का नाम है। तो क्या कंबोज कहाँ पर है, कंबोज पड़ता है पाकिस्तान, ऊपर इंडस के भी ऊपर पड़ता है, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा ये। अवंती क्या है, साउथ में है, जो मध्य प्रदेश का रीजन है, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र का है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अवंती कहाँ पर लोकेटेड है, मलवा रीजन में। ठीक है, मलवा प्लेटियो में। तो अवंती महानदी, क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। महानदी कहाँ से फ्लो होती है, गोदावरी के नीचे है। ठीक है, जो महाबलेश्वर है वहाँ से निकलती है, तो ये महानदी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि मालवा प्लेटियो से नहीं निकलती है। कौशल सरयू बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कौशल देश के राजा कौन थे, जनक। ठीक है, तो क्या सरयू मतलब जनक, और या फिर अयोध्या में जो थी कौशल राज्य अयोध्या तक फैला था, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन से, अस्मका और कौशल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप इन 1901 बाई विष्णु दिगंबर पलुस्कर। देखो यहाँ पर सारे जो किसके कंटेक्स्ट में लगाए, सारे किसके, ग्वालियर के उसमें लगाए, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जो द्वारा जो 1901 में स्टार्ट किया गया था गंधर्व महाविद्यालय, पहला गंधर्व महाविद्यालय, वो कहाँ हुआ था, लाहौर में। देखो लाहौर यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स लगाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये ग्वालियर क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर तानसेन के बारे में जानते होंगे, म्यूजिक जो यहाँ पर म्यूजिक लिखा ना, गंधर्व महाविद्यालय। ठीक है, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक ट्रेनिंग है, तो यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा लाहौर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका राजुका युक्त वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट, तो
और युक्त ये कौन से ऑफिसर थे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है। नेक्स्ट है 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देखते हैं। कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि स्वराज जो है अटेंड करना है बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, करेक्ट। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में आप इसका देख लीजिएगा क्योंकि एक्सप्लेन बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का है तो कौन कौन से अल्टरनेटिव हो जाएंगे ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। तो कौन सा हो जाएंगे? क्या बॉन्ड हो जाएगा? तो बॉन्ड क्या होता है? अल्टरनेटिव नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। क्या हेज फंड है? यस, हेज को कौन कर सकता है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं। हेज फंड मतलब ये एक सिक्योर होता है, ठीक है। स्टॉक होता है, ये भी अल्टरनेटिव नहीं है, ये भी डायरेक्टली यहाँ पर परचेज करते, परचेज एंड सेल करते हैं। वेंचर कैपिटल है, ये अल्टरनेटिव है इन्वेस्टमेंट फंड का, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बाकी ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या क्या सोर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो हो जाएंगे बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ये भी यहाँ पर रिजर्व बैंक का जो इनकम है हो जाएगा। पेंशन फंड मैनेजमेंट, पेंशन फंड मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा होगा? ये और ये, हमारा दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, थर्ड वाला रॉन्ग। हमारा बी और सी यहाँ पर ऑप्शन चले जाएंगे। कौन से ऑप्शन बचे? ये 5 वाला पढ़ो, ठीक है। तो चौथा वाला तो अपने आप गलत हो जाएगा, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, सम ऑफ इट्स फंक्शंस, क्या फंक्शन है और किसके अंडर में ये वर्क करती हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, देखो इनका वर्क है इन्फोर्समेंट ऑफ द फैक्टिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, बिल्कुल करेक्ट है। और क्या ये करेक्ट है? इट वर्क्स अंडर किसके, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फोर्सेस द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हो जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट देखते हैं, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर, टैक्स ऑफिसर दिया ना यहाँ पर, ठीक है, टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। ये कौन से अंडर में आएगा? कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स, तो बिग डेटा एनालिटिक्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट जो कि सेकेंड, ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ BRSR, मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। देखो यहाँ पर बिजनेस दिया ना, बिजनेस वर्ड, तो ये आरबीआई नहीं करती है। कौन बिजनेस करवाती है? वो करवाती है सेबी, ठीक है, याद रखना। सेबी जो भी बिजनेस देखती है वो सेबी देखती, ना कि आरबीआई। यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड देखते हैं, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने इससे करेक्ट कर दिया कि यहाँ पर ऑल लिखा है, ठीक है। इन्होंने आरबीआई नहीं देखा, इन्होंने ऑल देखा, तो इनका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कभी कभी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं विदाउट एनी मतलब नोन फैक्टर, ठीक है। 35 है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं करेक्ट है। कह रहा है इन इंडिया में इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। क्या उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता? गलत हो जाएगा, टैक्स लगता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें सबको यहाँ पर विदाउट डाउट सबको रिजेक्ट करना होगा और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज़ ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। तो क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। यहाँ पर कह रहा है रिसोर्स रिच कंट्री है, तो रिसोर्स रिच सभी क्रिटिकल मिनरल्स में अगर ऐसा होता तो हमारे इंडिया में यहाँ पर इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत होती। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर इनकरेक्ट हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये करेक्ट कट जाएगा और हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मैंने ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ऑलरेडी वो करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है 37 नंबर। एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर्स। क्या करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ऑनर्स। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो लेंडर होते हैं कंपनी के लिए और जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो इसके ऑनर्स होते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा और एक्सप्लेन भी कर रहा है पहले वाले को। थर्ड स्टेटमेंट है, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी। मतलब कह रहा है कि जो रीपेमेंट पर्पस के लिए बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो प्रायोरिटाइज में रखे जाते हैं। किसके कंपेयर में? स्टॉक होल्डर्स के कंपेयर में, क्योंकि ये जो है कंपनी को सिक्योर करते हैं। कौन? बॉन्ड होल्डर्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ए को। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 38 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली thus exhibiting अ ग्रेट बूम। करेक्ट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में इंडिया ने सरपास कर दिया है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी। यहाँ पर कह रहा कोई ऐसी एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स। मतलब कि स्मॉल इन्वेस्टर को वार्न करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस। जो भी ऑप्शंस में यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उनमें रिस्क हो तो उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 39 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है एमिशंस ग्रीन हाउस गैसेस के। ठीक है, सेकेंड है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट। तो रॉ मटेरियल्स को इनपुट की तरह ट्रीट करती है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट नहीं करने पर ग्रीन हाउस गैसेस भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है ए का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट थर्ड, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो रहा है इसको एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट पहले को। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 40th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? यस, ये भी करेक्ट है। कैपिटल रिसीट्स क्रिएट लायबिलिटी। यस, कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो लायबिलिटी को क्रिएट करती हैं और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बोरोविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल रिसीट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बोरो करती हैं या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं वो कैपिटल रिसीट्स होती है। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है डिसइन्वेस्टमेंट में,
कि ये रिवेन्यू पे उसमें आता है या बहुत सारे मतलब इकोनॉमी के उसमें रमेश सिंह की बुक में देखेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट लिखा है कि ये रिवेन्यू रिसीट्स है, लेकिन यहाँ पर ये करेक्ट करते हैं, देखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। जो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं लोन में तो वो एक लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। वो लाइबिलिटी नहीं, उसकी गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, असेट क्रिएट करती है ये, ठीक है, ना कि लाइबिलिटी, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री नेटो का पार्ट है, मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखो यहाँ पर ये नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं है और सर्बिया भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, एक तो बल्गारिया है, क्रोएशिया भी है, स्वीडन भी है और नॉर्थ मैसिडोनिया भी है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन बी मतलब 4 स्टेटमेंट्स हो जाएंगे और जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड दीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, तो ये बोलीविया से पास होता है, ब्राज़ील से पास होता है, कोलंबिया से भी पास होता है, इक्वेडोर से पास होता है, पराग्वे और वेनेजुएला से पास नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पूरे साल प्रिपरेशन किए होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़। देखो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी यूपीएससी के जो मतलब कोचिंग के कीवर्ड्स हैं, सॉरी आंसर की हैं, वो आपको यहाँ पर कहीं डी दिखाई देगा, कहीं ए दिखाई देगा, कहीं सी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग के जो मैंने आंसर की देखा था तो उन्होंने इसे डी मतलब बहुत सारी कोचिंग के आंसर्स जो थे कि आंसर की हो थी वहाँ पर डी ऑप्शन शो कर रखा था। लेकिन देखते हैं लेक तंगनका, लेक तंगनका क्या ये पास होती है, तो लेक तंगनका पास नहीं होती है, ठीक है, ये रॉन्ग है। लेक टोनले, लेक टोनले साहब कहाँ है, कैम्बोडिया, कैम्बोडिया, ठीक है, कंबोडिया में है। कैम्बोडिया कहाँ पर है, कैम्बोडिया है अफ्रीका में, ठीक है, और ये इक्वेटर के जस्ट नीचे है, ना कि इसके उसमें, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लेक टोनले। और पैटोस लगून अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सदर्न ब्राज़ील में है, सदर्न ब्राज़ील में है, इसका मतलब क्या है, इक्वेटर में नहीं है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक लेक तंगनका को हम दोबारा देखेंगे कि है कि नहीं, तो हमारा इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ए ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। हावेवर जो लेक तंगनका हो तंजानिया में है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं जब ऑफिशियल की आएगी तो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। देखो टर्मरिक बहुत बार न्यूज़ में थी, इसलिए इसके आने के चांस बहुत थे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। मोर देन 30 वैरायटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, सिंपल सा स्टेटमेंट है, तो सभी तरीके की यहाँ पर वैरायटी उगाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा जो टर्मरिक ग्रो होती है वो महाराष्ट्र में है, फिर तेलंगाना में, जो कि टर्मरिक बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तेलंगाना में, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। देन कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में देखें तो द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा जिग्सा फिट, ठीक है, जिग्सा फिट, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाई साइड, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जो घाना का पार्ट है और जो ब्राज़ील का पार्ट है उनको दोनों के एक जगह सेटअप कर दी जाए तो दोनों की जो बाउंड्री है वहाँ पर गोल्ड मिलता, मतलब डायमंड मिलता है, और अच्छा गोल्ड डिपॉजिट गोल्ड मिलता है, और ब्राज़ील में भी, ब्राज़ील के कोस्ट में भी गोल्ड मिलता है, तो दोनों की सिमिलरिटी एक जैसी है।
तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड देखते हैं, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो 6 लैंड मासेस थे कौन कौन से, जो अफ्रीका का पार्ट था, साउथ अमेरिका का था, अंटार्कटिका का था, ओशियानिया का था जो ऑस्ट्रेलियन रीजन था। तो ये 6 पार्ट जो थे, ठीक है, ये यहाँ पर कंबाइन कर रखे थे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 46 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पहला है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। तो डस्ट पार्टिकल कहाँ, जैसे सहारा रीजन का देखो, तो सहारा रीजन में क्या है, लोकल विंड्स जो है फ्लो होती हैं, ठीक है, ब्लो होती हैं, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर क्या है, इक्वेटर शांत रहता है, मतलब यहाँ पर क्लियर स्काई और जो काम विंड है तो मैक्सिमम यहीं पर होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, सब ट्रॉपिकल एंड इन टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड। तो ड्राई विंड क्या, जैसे सहारा डेजर्ट है वो ड्राई विंड के कारण ही तो है, तो कहाँ ये लेस कहाँ है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा ये सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पहला है, इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंट इक्वेटरवर्ड्स वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोलवर्ड्स वाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। कह रहा जनवरी के समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स जो होते हैं ना, आइसोथर्म्स जब लैंड मास को क्रॉस करते हैं तो ये इक्वेटर वर्ल्ड में मतलब मूव करते हैं, इक्वेटर वर्ल्ड की तरफ मूव करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लैंड मासेज जो हैं वो क्या होंगे, हीट अप ज़्यादा होंगे। ठीक है, और पोल वर्ल्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। ठीक है, तो आइसोथर्म्स ओशियन को क्रॉस करने में पोल वर्ल्ड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों को आइसो मीन्स जो आइडेंटिकल टेम्परेचर है वो दोनों एक दूसरे के कोरिलेट करने चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियंस इज़ वार्मर दैन ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ए ऑप्शन। ठीक है, जनवरी में द एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर, क्या होना चाहिए कि एयर ओवर द ओशियंस इज वार्मर दैन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओशियन जो ज़्यादा हीटअप होगा एज कम्पेयर टू लैंड मासेस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सन ओवरहीट कहाँ पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो यहाँ लैंड मासेस कम हीटअप होंगी, मतलब ड्यूरिंग जनवरी सीजन। ठीक है, जनवरी में टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पहला है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, चाक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। देखो हमेशा याद रखना, जो चाक है ना वो इम्परमिएबल है, पोरस नहीं है। यहाँ से पानी मतलब पोरस का मतलब क्या है, वाटर परकोलेट कर जाए एक किसके, क्ले या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट से वो वाटर परकोलेट कर सके उसमें। ठीक है, तो वो पोरस होता है। नॉन पोरस कौन है, जो इम्परमिएबल होता है, जिसमें वाटर या फिर कोई ऑब्जेक्ट पास ना हो सके। क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, मतलब किसी भी तरीके से क्ले वो पोरस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्ले मतलब है तो इम्परमिएबल है, लेकिन क्या है, क्ले में भी पानी जो है परकोलेट कर सकता है। तो ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 49 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो कह रहा है एटमॉस्फेयर के बिना टेम्परेचर बहुत
लो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी लो हो जाएगा सभी जगह ऑन आर सरफेस। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से टेम्परेचर बहुत लो कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है, और एवरीवेयर कह रहा है तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है टेम्परेचर को, तो ये एक एवरेज टेम्परेचर बनाए रखती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर्स गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, मैंने पहले बता दिया इसे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स आर विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। तो इन्हीं के लिए जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स को ये फ़ायदा पहुंचाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस, अरे भाई इंडिजिनस ही तो प्रमोट करना है, ना कि इन जो एक्जॉटिक एनिमल्स उनको प्रमोट करना। देखो यहाँ पर इन्होंने ए लिखा है इंडिजिनस की वजह से, लेकिन ये सही है, ठीक है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बुफैलो रेयरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 50 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। क्या सभी स्टेट में पंचायत लेवल मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल है सभी स्टेट में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कुछ स्टेट, किसी स्टेट में है किसी स्टेट में नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर। क्या 30 ईयर यहाँ हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल्स एंड टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज लेवेबल बाय द स्टेट बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो इंटरमीडिएट लेवल पर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर करती है, कमीशन का एक कॉन्स्टिट्यूट करती है, गठित करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नॉट करेक्ट, ठीक है। 52 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। तो इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन। देखो ढाका डिक्लेरेशन नहीं था, बैंकॉक डिक्लेरेशन था, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1999 का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा रॉन्ग होगा, पहला और सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले में कंपेयर करो, थर्ड हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर। यहाँ पर कौन से थे, ये पांचों नहीं थे। जैसे मान लो बांग्लादेश पहले नहीं था, उसके बाद जो है इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड और नेपाल, मतलब आई थिंक नेपाल नहीं था, ठीक है, बाकी म्यांमार है। म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका थे, नेपाल भूटान बाद में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज़ बीइंग लेड बाय इंडिया। क्या ये जो है इंडिया ने ये इनिशिएटिव को लेड किया था, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इंडिया ने नहीं किया, ओके। तो ये यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ए, मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 53 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज़। तो गांधी पीस प्राइज़ के रेसिपिएंट में कौन कौन सी जो कमेटी के मेंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये तो नॉर्मल है, सबको कर लेना चाहिए था, प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। तो प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो पहला मतलब बी और डी यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ओके। 54 है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन जो है यूज़ किया जाता है, यूज करता है एक सिस्टम को ऑफ ग्राउंड स्टेशंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ गगन। तो गगन के रेस्पेक्ट में है स्टेटमेंट्स, इट इज़ डिजाइंड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड
इंटीग्रिटी बिल्कुल करेक्ट है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो ओनली इन एविएशन, केवल एविएशन में ही फ़ायदा दे सकता है, अदरवाइज और किसी में नहीं दे सकता, तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, ये हो जाएगा रॉन्ग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 55 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रांड पलाइस पेरिस इन February 2025। तो को चेयर्ड विद इंडिया द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट द ब्लेचली पार्क समिट हेल्ड इन 2023 एंड सियोल समिट हेल्ड इन 2024। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के जब आते हैं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ याद रखना जरूरी है। अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज US एंड UK आल्सो साइंड द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI। तो देखो यहाँ पर जो सस्टेनेबल AI के लिए US और UK भी यहाँ पर साइन कर रखे हैं, तो इन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा रॉन्ग होगा, ओनली ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। ठीक है, 56 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2026 में मनाया जा रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 2025 में यस। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस, ये 2029 में होगा। तो इसके सारे ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 57 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। 16th ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरशिप ऑफ रशियन कजान। यस, कजान में हेल्ड हुआ 16th ब्रिक्स समिट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, बिल्कुल करेक्ट है कि इंडोनेशिया जो है लास्ट जो 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ब्रिक्स को। द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ये वाला मतलब रॉन्ग है। ये समिट में ये जो इसकी थीम है, ये थीम नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थीम थी। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला और दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 58 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकपाल। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि आउटसाइड भी कर सकते हैं, इंडिया में ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इंकुम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी चेयरपर्सन। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही चेयरपर्सन बन सकते हैं और कोई नहीं बन सकता, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखे होंगे आप जस्टिस जो अभी जज थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको बनाया गया है। ठीक है, जस्टिस खानविलकर को। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन और मेंबर एज द केस में बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी ये केस को मतलब क्या कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं, उनके जुरिडिक्शन में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 59 क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? दिल्ली, इंडिया में है, तो करेक्ट हो जाएगा। इंडियन मेन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 78-40 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन इन मेन कैटेगरी। देखो यहाँ पर 78 नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। इंडियन वुमेन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 54-36 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन इन वुमेन कैटेगरी। देखो इसके जो हैं ये दोनों रॉन्ग हैं, अल्टरनेटिव कर दिए हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर कर दिया और इसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को रिलेटिव हैं,
इसके जो है मतलब अपोजिट है, तो रॉन्ग हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 60th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 गुकेश दोमियाराजू बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर नहीं थे, ठीक है, रशियन प्लेयर नहीं, ये कौन से प्लेयर थे, चाइनीज़ प्लेयर, ना कि रशियन, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, करेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर, बिल्कुल करेक्ट है। और बिकॉज सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और ये भी सही भी है, ठीक है, सही भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बिल्कुल मतलब फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो है कंप्यूटर मॉनिटर्स, ये टेलीविज़न स्क्रीन, ये सब मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन बाई 2028, तो क्या ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट, तो 2028 में नहीं, आई थिंक ये 2030 में होगा, ठीक है, या 2032 में ऐसे कुछ दिया था, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विद जर्मनी, तो जो कवच है ये इंडिजिनस है, ना कि जर्मनी के साथ कोलाबोरेशन करके बनाया गया था, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, तो कवच सिस्टम स्टेशन सेक्शन में लगाए जाते हैं विद RFID टेक्नोलॉजी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग ऑप्शन, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछ रखा है, ठीक है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस एक्सियम 4 स्पेसएक्स गगनयान, हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, तो तीनों यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एयरक्राफ्ट टाइप और उसके क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। तो डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। IL-76 सुपरसोनिक कम्बाट एयरक्राफ्ट, तो IL-76 ये सुपरसोनिक कम्बाट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्ट कार्गो ट्रूप ट्रांसपोर्ट है, ना कि सुपरसोनिक कम्बाट एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। C-17 ग्लोब मास्टर ये क्या है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो ये भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये भी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 65 आर्टिफिशियल वे ऑफ काजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ, कौन से मतलब यूज किया जाता है, जैसे नहीं सीडिंग इफेक्ट यहाँ पर यूज किया गया था, तो कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 66 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल करेक्ट है, कह रहे हैं द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके एडवाइस के बिना ये यहाँ पर पार्डनिंग पावर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 67 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज और हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the house of the people after dissolution, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीकर होते हैं वो डिसोल्यूशन के बाद तुरंत वो इमीडिएट जो होते हैं वो रिज़ाइन नहीं करते, मतलब वैकेट नहीं करते अपनी सीट को, जब इनके सीटिंग जो अगले नेक्स्ट इंकुम्बेंट जो होंगे
वो यहाँ पर नेक्स्ट वाले जो स्पीकर बन के आएंगे तब ये यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, ठीक है, वैकेट अपनी सीट वैकेट कर देंगे और द जो इनकमिंग स्पीकर होंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन, ये यहाँ पर शैल रिजाइन कह रहा है, शैल रिजाइन फ्रॉम हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। तो यहाँ पर ये यूके के प्रेसिडेंट में मतलब स्पीकर के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, ना कि इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पर देख लो कौन सा होगा। ये रॉन्ग है तो सेकेंड वाला ये गया और ये गया, हमारा ऑप्शन सी है। यहाँ पर थर्ड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो मतलब स्पीकर को रिमूव करने के लिए मतलब मेजॉरिटी सेक्शन में अगर आपको मतलब रिमूव करना है तो मेजॉरिटी में आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है, रेजोल्यूशन को। प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज नोटिस। तो 14 डेज नोटिस यहाँ पर भेजना पड़ता है स्पीकर को। हैज़ बीन गिवन ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 68, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final। तो कह रहा है अगर कोई क्वेश्चन है वो अराइज होता है एज टू whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President decision is accordance final है। तो प्रेसिडेंट नहीं, स्पीकर के कंटेक्स्ट में बात करेगा, स्पीकर का यहाँ पर डिसीजन फाइनल होगा, ना कि प्रेसिडेंट का। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, मेंशन कह रहा नहीं है तो मेंशन है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन कर रहा है, यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 69 क्वेश्चन नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ एक्सेशन इन कंसेशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। तो कह रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो माइनर मिनरल्स के कंटेक्स्ट में कोई भी यहाँ पर पॉलिसी या रूल्स नहीं बना सकता, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे माइनर मिनरल्स है साइंड के उसमें ये बना सकते हैं रूल्स अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है ये देखते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर लॉ और रूल्स पास करती है, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी माइनर मिनरल्स पर अपने रेस्पेक्टिव स्टेट लॉज के कंटेक्स्ट में यहाँ पर एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनैक्टेड द नेचर रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। 71 को देखते हैं, सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू receipts of the government are 60,000 crores. The government budget also shows borrowings of 10,000 crores and interest payments of 6,000 crores. Which of the following statements are correct? देखो रेवेन्यू डेफिसिट, अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, टोटल मतलब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ है, और यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू रिसीट है वो कितना है 60,000 करोड़। तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा 20,000। तो हमारा जो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट, अब देखो फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, कितना बचा था हमारा 20,000, ठीक है। उसमें से क्या है, और जो हमारा बोरविंग है, बोरविंग को हम निगेटिव कर देते हैं, तो 20,000 माइनस 10,000 कितना बचा हमारा 10,000 रुपीज़, ये बचा हमारा फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो लोन में हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो 6,000 माइनस कर देंगे 10,000 में से, 10,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4,000। तो हमारा जो ऑप्शन है
वो मतलब स्टेटमेंट डी भी मतलब थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, मतलब सारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आपको रटना नहीं है चीज़ों को। 72 क्या है? इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। कौन से किस मतलब कहाँ से आती है? तो इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। नहीं, ईरान से नहीं आती। इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, चाइना से तो बिल्कुल भी नहीं आती, उसका अल्टरनेटिव है। इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, नहीं इधर से नहीं आ रही है। इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑफ द टू मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर एथेनॉल। मतलब कह रहा है ब्राज़ील मोर एथेनॉल प्रोड्यूस करता है दैन यूएस, तो ये उल्टा है। सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? यूएस, देन ब्राज़ील, देन इंडिया। इंडिया थर्ड नंबर पर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं कितने स्टेटमेंट है, 3 होंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो ये देखो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमारा डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर। 74 है, द वर्ल्ड बैंक वार्नड दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर की कंडीशन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव सेड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? पेनिनसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू परस्पिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 75 का देखते हैं, अ कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट स्टैंड्स एट 50,000 इसकी डेफिसिट है। ठीक है, करोड़ इट इज़ रिसीविंग, कितना रिसीव किया? 10,000, तो कितना बचा यहाँ पर? 40,000। ठीक है, थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 15,000। हमारा कितना बचा था? 40,000। ठीक है, 40,000 बचा था, मतलब कितना था? हाँ, ये था रिसीव कितना हुआ था? 40,000। ठीक है, द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ आर 1,500 करोड़। देखो यहाँ पर जो है ये इसको हम कोई कंसिडर ही नहीं करेंगे। कह रहा प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट हमें पिछली वाले में देखे थे, क्या देखे थे? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है? 50,000 और हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट कितने दिए? 1,500। ठीक है, तो ये अननेसेसरी दिया 10,000, यहाँ पर 10,000 के नहीं लगाएंगे, तो 50,000। ठीक है, 50,000 माइनस 1,500 कितना बचा? 48,500। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, 48,500 करोड़। ठीक है, 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करेक्ट। कौन सा है? इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स ऑफ 4,800 करोड़ फ्रॉम द ईयर 2022-23 टू द ईयर 2025-26 फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू इन्हांस एजुकेशनल आउटकम्स, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, वो 2025-26 में यहाँ पर इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टेट्स को बोला है। 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। देखो 45% नहीं है, 41% है। ठीक है, ना कि 45%। तो सेकेंड को ड्रॉप कर दो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा? ओनली ऑप्शन सी। आगे वाले पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 77 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली, देखो यहाँ पर कह रहा है सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। सिंगल हैंडेडली क्या कर सकता है? इसके 5 मेंबर बॉडीज़ हैं। ठीक है, 5 मेंबर बॉडीज़ हैं, 5 ऑर्गन्स हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो सेकेंड वाला रॉन्ग कर दो। ये गया और ये गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 78 की बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस और नेफ्ट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनके बारे में। तो कह रहा इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस वाइल इन केस ऑफ नेफ्ट इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट। मतलब कह रहा है कि इंस्टेंट पेमेंट किससे होती है? आरटीजीएस से। जैसे आरटीजीएस का मिनिमम जो पेमेंट होगा
वो 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, नेफ्ट में कितना भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं है। और इसमें इंस्टेंट चला जाता है पैसा, ठीक है। इसमें क्या है 1 to 2 आवर्स इसकी लिमिट है, मतलब इतने में मतलब टाइम ले सकता है। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकेंड है इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन्स वाइल दैट इज़ नॉट द केस फॉर नेफ्ट। तो क्या जो नेफ्ट में ऐसा केस नहीं है? नहीं, ये रॉन्ग है। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया RTGS में यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट होता है, लेकिन नेफ्ट में 1 से 2 घंटे यहाँ पर आपको लेट हो सकता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। UAE मतलब हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर अदर दैन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर UPI। तो UPI कौन कौन सी कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है? तो ये है UAE, फ्रांस और सिंगापुर। जर्मनी और बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं किए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो कौन सा हो जाएगा? इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेजिडेंशियल सेक्टर। बिल्कुल करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, देखो यहाँ पर सूर्य घर है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करेक्ट हो जाएगा। इसका एम है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स एट ग्रास रूट लेवल। बिल्कुल करेक्ट है। इसका एम है टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। बेसिक सा है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 81 है विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। और ऑर्डिनेंस कह रहा है कि अमेंड कर सकता किसी भी सेंट्रल एक्ट को। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट। देखो ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये गया, ये गया, ये गया। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 82 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्टेट है, डिस्क्रिप्शन है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल इसकी, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? ईटानगर, ठीक है। ईटानगर। यहाँ पर ये कीवर्ड याद रखना, ईटा। ईटा मीन्स ब्रिक, ठीक है। तो ब्रिक कौन मतलब किससे बना होता है? ब्रिक को ब्रिक से क्या बनाते हैं? जैसे फोर्ट वगैरह हो गए, ठीक है। फोर्ट, होम, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो कह रहा कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट, ठीक है। एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स। तो कौन कौन से हैं? एक नामदफा है, एक मॉलिंग नेशनल पार्क। तो 2 ये करेक्ट है। और ये फोर्ट के नाम से, जैसे मैंने बोला ना, ईटा का मतलब क्या होता है? ईट का मतलब ब्रिक, और ब्रिक किसको बनाता है? फोर्ट को। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो नागालैंड में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ था? और देखो पहला था गुजरात, ठीक है, सेकेंड था हरियाणा, और थर्ड यहाँ पर नागालैंड। तो सबसे इनिशियल फेज में कितने हमारे स्टेट थे? 14। तो जो 15th जो हमारा अमेंडमेंट हुआ गुजरात के लिए, 16th किसका? हरियाणा, और 17th यहाँ पर नागालैंड के लिए, ठीक है। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो नागालैंड ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट। त्रिपुरा जो था इनिशियल फेज में वो पार्ट सी का स्टेट था। इट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 एंड लेटर अटेंड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये बनाया गया था, और ये पहले इनिशियल में सी का पार्ट था। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। लेकिन बहुत सारी कोचिंग के जो आंसर की हैं इनको यहाँ पर बी दिखाया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऑफिशियल की आएगी तब देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था, ठीक है। 83 है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल, इनमें कह रहा है कि कौन सी बॉडीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के प्रोविजंस के द्वारा बनाई गई हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना इंटर स्टेट काउंसिल ही केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बाकी ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। ये तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में इसका प्रोविज़न है, ठीक है। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए ओनली हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है।
ठीक है। 84 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फीयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स इन हिज और हर ऑन डिस्क्रेशन। तो ये डिस्क्रेशनरी पावर जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन है गवर्नर के लिए, जो कि प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं करता है। प्रेसिडेंट के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन नहीं है, बल्कि उसकी सिचुएशनल डिस्क्रेशन है, ठीक है। सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज और हर ऑन रिजर्व अ बिल पास्ड बाई ए स्टेट लेजिस्लेचर और हिज और हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। मतलब कह रहा है कि बिना गवर्नर के फॉरवर्ड किए बिना ही प्रेसिडेंट अपने लिए रिजर्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर ने जो भी बिल पास किया है, तो बिना गवर्नर के प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है। 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और स्टेटेड अंडर। किसके अंडर में है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 कौन सा है, DPSP के अंडर में आता है, ठीक है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर 51G, ठीक है। तो कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 24। ये कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 86 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ़ एन एरिया इज इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। तो उसके कंटेक्स्ट में 5th शेड्यूल के एरिया के कंटेक्स्ट में दिया है, ठीक है। जो ट्राइबल एरिया और जो 6th शेड्यूल में दिए हैं, और ये 5th शेड्यूल के उसमें कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज एंड अ लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है वो लूज़ कर देता है अपनी पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर को, जब शेड्यूल एरिया की बात आती है। तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर पॉलिसीज़ बना सकती है, बनाती है, ठीक है। मेजर पॉलिसीज़ 5th शेड्यूल में के अंडर में मेजर पॉलिसी कौन बनाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नर। तो इसके कंटेक्स्ट में ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, ये यहाँ पर नहीं कर सकती, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 87 है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन है और यूनियन मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, कोई चीज़, कौन सी क्या है, ठीक है। तो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये नेशनल ऑटोमोटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। क्वायर बोर्ड किसके अंडर में आती है, क्वायर जैसे आर्टिजन्स वगैरह होते हैं ना, उनको क्वायर बोर्ड उनके कंटेक्स्ट में बात करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, देखो ट्रेड लिखा ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 88 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग अबव, ratification by the legislatures of not less than 1/2 of the states is required before presenting the bill to the President of India for assent। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी लिस्ट है, ये कह रहा है कि जो कौन से मतलब जो 7th शेड्यूल में, ठीक है, 7th शेड्यूल में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे अमेंडमेंट करने के लिए जो हाफ ऑफ द स्टेट की राटिफिकेशन होती है वो कौन से अमेंडमेंट में, मतलब किसको अमेंड करने में, इसको हाफ ऑफ द स्टेट की मतलब हाफ ऑफ द स्टेट की जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है कौन से अमेंडमेंट के तहत होता है। तो ये जो 7th शेड्यूल में है ये भी करते हैं। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, मतलब टोटल 7 प्रोविजंस हैं जिनको अमेंडमेंट करने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट ये भी है, बट यहाँ पर गवर्नर ऑफिस नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द राइट आंसर। 89 है, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज
एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी नहीं की जा सकती। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस, ये भी है कि उनके अगेंस्ट भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पर चार्ज नहीं किया जा सकता जब यहाँ पर हाउस के मतलब कंटेक्स्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 90 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, किसके अंडर में कौन रेगुलेट करता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री, तो PNGRB द्वारा रेगुलेट कौन किसे किया जाता है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल नहीं, ये इसे रेगुलेट नहीं करती है। रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल, ये भी नहीं करती। मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग जो थर्ड स्टेटमेंट है करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, इसका भी प्रोडक्शन नहीं करती, केवल मार्केटिंग करती है। एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ना कि प्रोडक्शन या फिर रिफाइनिंग, स्टोरेज नहीं करती। तो ऑप्शन ए इसका केवल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 91 की बात करें तो सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वाज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाई गांधी जी एट द टाइम ऑफ, देखो जो सेडिशन लॉ था, सेडिशन का केस था, गांधी जी ने कब बोला, जब सेडिशन जो केस था उनका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन। देखो नॉन कोऑपरेशन, यूपीएससी यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग में ये बताया गया है कि पब्लिकली वायलेटिंग साल्ट लॉ एट डांडी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मैच खाता। यहाँ पर ये जो राइट आंसर होगा, गांधी जी ने कहा था, मेंशन किया था इस चीज़ को, बोला था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन 1922 में, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर जो यूपीएससी की कोचिंग है उन्होंने मेंशन कर रखा अपनी की में कि बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करता, ठीक है। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय ये किया गया है, ठीक है। द फेमस फीमेल फिगरिंग नोन एज डांसिंग गर्ल, ये तो सभी को याद होगा कि कौन सी मेटल की बनी हुई होती है, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्ज ज़्यादा यूज किया जाता था ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। 93 है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, तो कौन लीगल इंसिडेंट्स को मतलब लीगल डिफेंस है उसे कंडक्ट किया था चौरी चौरा इंसिडेंट के समय, तो सियार दास नहीं, मदन मोहन मालवीय और कृष्णाकांत, बी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर, ठीक है। 94 की बात करें, सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इराडिकेशन फ्रॉम ऑल स्फीयर्स डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम, तो कौन सा होगा यहाँ पर पूना पैक्ट राइट आंसर, ठीक है। पूना पैक्ट के दौरान ही गांधी जी ने ये कहा था, ठीक है। 95 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्चुगीज इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, तो कौन से थे, तीनों थे, ठीक है, पपाया, पाइनएप्पल और गुआवा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 96 देखें, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, तो टाइम जोन किसके मोर देन 4 टाइम जोन है। देखो बहुत सारी यूपीएससी कोचिंग जो आंसर की हैं यहाँ पर ये भी रॉन्ग दे रखी हैं कि केवल और केवल कितने में है, 3 में, ठीक है, 3 में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ब्राज़ील में ही बस कितने हैं, वो एग्जैक्टली 4 हैं, और यहाँ पर सारे में कितने हैं, मोर देन 4 टाइम जोन्स, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ओनली 4, ठीक है। 97 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अनादिर इन साइबेरिया एंड नॉम इन अलास्का आर अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज़ इट वुड बी डिफरेंट डेज, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अनादिर इन साइबेरिया जो हमारा इंटरनेशनल टाइम जोन है, ठीक है, जो साइबेरिया से होके कहाँ जाता है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है।
इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो साइबेरियम पड़ता है अनादिर एंड नॉम पड़ता है अलास्का में। तो ये डिवाइड करते हैं दोनों को, डे और नाइट को, मतलब एक दिन को पीछे एक दिन को आगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट मतलब स्टेटमेंट है। सेकेंड है व्हेन इट इज़ मंडे इन अनादिर, अनादिर कहाँ पर, साइबेरिया में। इट इज़ ट्यूसडे इन नोम, ये मतलब उल्टा है। ये कह रहा है कि जब अनादिर में मंडे होता है तो ट्यूसडे कब होता है, नोम में, जो कि हम जानते हैं कि अनादिर कहाँ पर है, ये साइबेरिया में है। साइबेरिया कहाँ पड़ता है, जहाँ का रसिया का पार्ट है, ठीक है। तो रसिया में क्या है, इधर आने में आपको ये कह रहा है कि मंडे होता अनादिर में, तो इट इज़ ट्यूसडे इन नोम, ट्यूसडे नहीं, एक दिन पीछे जाता है, मतलब मंडे नहीं, ये संडे जाएगा, ठीक है। ये जाएगा कहाँ पर, अनादिर में होगा ट्यूसडे, तो नोम में होगा मंडे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को जब क्रॉस करते हैं तो उधर क्या करते हैं, क्रॉस करने में एक दिन बढ़ जाता है। अब क्रॉस नहीं, इधर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। याद रखना, कंसेप्ट बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा होगा वो है ऑप्शन ए, ठीक है। 98 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट। सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन था। पेरियार ई वी रामास्वामी नहीं करने दिया था, ठीक है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एंड रिसोर्सेज इन बोत्सवाना, डायमंड, चिली, जो लिथियम ट्राइंगल है, इंडोनेशिया और निकेल, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट जो मैचिंग है, करेक्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन और कंट्री, मलोरका इटली, नॉर्मैंडी स्पेन, सर्डिनिया फ्रांस। क्या होना चाहिए, तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर रीजन तीनों में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा जीएस के डिस्कशन। आई होप आप लोग मैच कर रहे होंगे अपने आंसर्स को और मिलाइए। अगर आपके जो मार्क्स हैं, मैं अभी बताऊंगा, देखो कि अगर आपके मार्क्स 85, जैसे यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था, ठीक है। इसके हिसाब से देखा जाए तो 85 टू 88 अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं आप, तो यहाँ पर आप क्रॉस कर जाएंगे इजी तरीके से, ठीक है। अगर इसके रेंज में है तो आप पूरी तरीके से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका मार्क्स 83 टू 84 है तो आप अगर ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको यह पास कर पाएंगे, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81 टू 84 इसके रेंज में है, तो आपका भी पॉसिबिलिटी है कि आप भी यहाँ पर निकल सकते हैं। एससी की बात करें तो एससी कट ऑफ मेरे हिसाब से कितनी होगी, आई थिंक 77 टू 80 ये रेंज में लेके चलिए, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी में तो 76 टू 79 इसके रेंज में देखें, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर क्या, मैं आपको सीसैट का भी यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा, कौन से वहाँ पर करेक्ट जो क्वेश्चन है वो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।